नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। डीसी मोटर का एक और शानदार सा क्लास लेकर एक जिम्मेदारी के साथ और एक उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो डीसी मोटर का इस्तेमाल हम सभी किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए ले तो जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें भी डीसी मोटर लगी होती है, जो हेयर ड्रायर होती है उसमें भी डीसी मोटर लगी होती है, और जो आपके जो दाढ़ी जो शेविंग करने वाली मशीन्स होती हैं उसमें भी, और न जाने कितने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां पे छोटे छोटे डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये डीसी मोटर जो है आपके सिलेबस का सबसे अहम पार्ट होता है, सबसे अहम हिस्सा है। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने बार्क में फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर आप रेलवे में एएलपी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप यूपीपीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कौन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। देखिए, ये डीसी मोटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा यानी कि क्लास तीसरा है। और मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने क्लास लिया था ये और गजब का क्लास था। कल वाली जो हमारी क्लास थी डीसी मोटर की थर्ड क्लास, जिसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाया था ना उसका जो सॉल्यूशन दिया, आप जैसे दोस्तों को, आप जैसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वो पसंद आया। आज के क्लास में देखिए क्या खास होने वाला है। और आज का क्लास जो है, इस क्लास को हम और भी शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लास शानदार कब बनता है, जब उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोस्तों कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह हो, तब क्लास आपको देखने में भी मजा आता है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई न्यूमेटिक तथा डायनामिक ब्रेकिंग विधि का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है। आपको पता है कि डायनामिक और न्यूमेटिक प्रकार से हम डीसी मोटर की कंट्रोलिंग करते हैं। डीसी मोटर देखिए, इसका कंट्रोलिंग करना इतना आसान है, लेकिन कंट्रोलिंग करना डीसी मोटर का बहुत आसान है, लेकिन कितने प्रकार से करते हैं उसको देखिएगा दोस्तों। जो डीसी मोटर्स होती है ना, देखिए जो डीसी मोटर्स होती हैं इसके दो प्रकार से कंट्रोलिंग किया जाता है। कौन कौन सा प्रकार है वो? पहला है आपका मैकेनिकल रूप से। पहला क्या है? मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, है ना। पहला है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, और दूसरा है डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम, है ना। तो इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है वो आप जानिए। डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम, अब देखिए आप डेली बेसिस पे इन दोनों में से एक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं, यदि आप कार चलाते हैं, तो आप मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। आप बाइक चलाते हुए जब ब्रेक मारते हैं हाथ से, तो वो हैंड ब्रेक है, लेकिन है तो वो मैकेनिक ब्रेकिंग सिस्टम ही। यदि आप पैर से ब्रेक मार रहे हैं बाइक की, तो भी आप मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। कार चलाते समय ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो भी आप मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोटर आपकी एक ऐसी युक्ति है जिसमें आप मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि फिर हम कि हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए अगर आपने इस मोटर में इस मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, तो इसमें नुकसान क्या है कि बियर एंड टीयर लॉस, है ना। कौन सी? बियर एंड टीयर हानि इसमें बहुत ज़्यादा होती है ना। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम मोटर में नहीं करते हैं। मोटर में डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको कि इस डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके दिखाता हूं, है ना। प्रश्नों का कंटेंट इस प्रकार से मैं डिलीवर करूंगा आप सभी के बीच कि आपको ऐसा महसूस मैं करा दूंगा, ऐसा फीलिंग करा दूंगा कि भाई आप प्रैक्टिकली तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। देखिए, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम से कैसे करते हैं। देखिए, कोई सीरीज या संट, आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। मान लीजिए सीरीज और संट मोटर का हम डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम से हम कंट्रोल करते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। ये है देखिए आर्मेचर, ये है कार्बन ब्रूस इन दोनों का, और इसके पैरेलल में देखिए यहाँ पर संट वाइंडिंग है ना। कौन सी वाइंडिंग है? संट वाइंडिंग है। और यहाँ पर हमने क्या दे दिया? यू टर्मिनल। यहाँ से है हमारी सप्लाई वोल्टेज आ रही है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या जनरेट होगा? ईजी, है ना। ईजी नहीं, ईबी, बैक ईएमएफ, क्योंकि मोटर है। और यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए आर्मेचर करंट आ रही है
है ना, नीचे आएगी, इसकी दिशा मोटर है तो इसकी दिशा अंदर की तरफ होगी। कुछ करंट यहाँ पर आएगी, है ना, यहाँ पर ISH लिख दीजिए या फिर ISE तो लिख नहीं सकते, तो ISH क्योंकि समांतर में लगी है तो शंट फील्ड करंट ही चलेगी, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग है। चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोटर को रोकते हैं और कैसे रोका जाता है वो सीखते हैं। आपने क्या किया कि इस मोटर को अभी फुल लोड पर चला दिया। मोटर को कैसे चलाया आपने, फुल लोड पर। जब मोटर आपकी सर फुल लोड पर चलेगी ना, उस समय इसमें जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट कैसी होगी, रेटेड होगी। रेटेड आर्मेचर करंट का मान होगा फुल लोड पर, और रेटेड इसमें शंट फील्ड फ्लक्स होगी, रेटेड शंट फील्ड का करंट भी होगा। ठीक है, अब इस मोटर को हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यही आपको सीखना है, यही आपको क्या करना है, इसी को आपको सीखना है। अब आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखिए, मैं अभी आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल, है ना। आप यूं समझिए कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, सारा चीज़ इसमें समझिएगा। हमने क्या किया, फुल लोड पर चल रहा था, अब हमें इस मोटर को रोकना है, ब्रेक लगाना है डायनामिक सिस्टम से। तो हम कैसे रोक लगाएंगे, यह है आपका RSS शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, बैक EMF होगा ना, यह है EB। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है ना, इस आर्मेचर वाइंडिंग को शंट फील्ड वाइंडिंग से बिल्कुल अलग कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो आप याद करिए, जब आप 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर को पढ़ते हैं तो आप एक एक्सटर्नल पैनल बोर्ड की मदद से उसमें रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल पैनल बोर्ड की मदद से इस आर्मेचर वाइंडिंग को इस शंट फील्ड वाइंडिंग से अलग करेंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक रियोस्टेट आप ऐड करेंगे, है ना। क्या करेंगे, रियोस्टेट लगा देंगे। अब यहां पर मान लीजिए कि EB का मान यानी कि बैक EMF 100 वोल्ट यहां पर जनरेट हुआ था। कितना, 100 वोल्ट। तो यहां पर जो 100 वोल्ट जनरेट हुआ था, है ना, अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको अलग कर दिए, ये 100 वोल्ट इसके माध्यम से फ्लो होने लगेगा, इस रियोस्टेट के माध्यम से, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये रियोस्टेट इस 100 वोल्ट को 0 वोल्ट में ना बदल दे। यानी कि क्योंकि ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट का काम क्या है कि वोल्टेज को ड्रॉप कराना, ड्रॉप कराते 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 100 वोल्ट को 0 वोल्ट, और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ मिनट कुछ सेकंड के अंदर इसको ड्रॉप करा के ये क्या कर देगा, ये 100 वोल्ट को 0 वोल्ट में, क्योंकि इधर से अब सप्लाई इसको मिल नहीं रही है ना, जो यहां पर जनरेट हुआ है वोल्टेज, उसी वोल्टेज को ये ड्रॉप कराती जा रही है। कुछ ही सेकंड में ये 0 वोल्ट हो जाएगा, और जैसे ये 0 वोल्ट हो जाएगी, मोटर आपकी तुरंत रुक जाएगी। मोटर क्या करेगी, तुरंत रुक जाएगी, है ना। और हम भी यही चाहते हैं कि मोटर रोकना, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, मोटर को रोकना। तो हम डायनामिक यानी कि इलेक्ट्रिकल रूप से मोटर को रोक रहे हैं, है ना। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, ये सीरीज मोटर में भी, शंट मोटर में भी, कंपाउंड मोटर में भी, यानी कि उपरोक्त में से तीनों जो है इसमें न्यूमेटिक तथा डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग करके मोटर को रोका जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका। अब आप खुद बताइए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा फीलिंग आया, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम चीज़ें प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली रोजाना, देखिए मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं दे पा रहा था, क्लास नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब डेली 8 बजे सुबह के टाइम पे आपको आना है और डेली क्लास अटेंड करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई यदि डीसी कंपाउंड मोटर का शंट फील्ड मोटर के चलते समय ओपन सर्किट कर दिया जाए तो क्या होगा। क्या होगा, मोटर की गति निम्न हो जाएगी, या मोटर जल जाएगी, या मोटर उच्च गति पर चलेगी, या मोटर रुक जाएगी। यहां पर क्या कही गई है कि डीसी कंपाउंड मोटर, आपके पास एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वो N समानुपाती 1 फ्लक्स। इस फॉर्मूला को आपको कभी नहीं भूलना है, इस फॉर्मूला को आपको कभी नहीं भूलना है ना। यहां पर क्या कही जा रही है, शंट फील्ड मोटर के चलते समय ओपन हो जाए तो शंट फील्ड करंट जो है ISH है, ये कितना हो जाएगी, 0 एम्पियर। ये कितनी हो जाएगी, 0 एम्पियर। अगर ये 0 एम्पियर हो गया तो शंट फील्ड कितना हो जाएगा, 0 वेबर, है ना। कितना हो जाएगा, 0 वेबर। यानी कि ये वाली देखिए, ये शंट फील्ड का फ्लक्स कितना हो जाएगा, बहुत ही कम, यानी कि 0। तो गति कितनी हो जाएगी, अधिक। गति कितनी हो जाएगी,
अधिक। अधिक यानी कि अगर 0 है तो ये अनंत भी हो सकती है, गति अनंत भी हो सकती है, इसलिए मोटर उच्च गति पर चलेगी। कैसे चलेगी मोटर? उच्च गति पर चलेगी, बहुत हाई स्पीड से चलेगी। और इसके बॉडी, मोटर का जो बॉडी है ना, मोटर का जो आर्मेचर है, मोटर का जो रोटर है, मोटर का जो कम्यूटेटर है, मोटर के अंदर कोई सा भी पार्ट ब्रेक हो सकती है, कोई सा भी पार्ट टूट सकती है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हम चाहते कि मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए जब मोटर अपने रेटेड स्पीड पर चल सके, है ना, चलती रहे उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ही बीएचपी की सीरीज मोटर है, यानी कि 2 मोटर है आपके पास, एक सीरीज मोटर और एक शंट मोटर। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 100 बीएचपी है ना, कितना 100 एचपी की मोटर है, सीरीज मोटर भी है और शंट मोटर भी है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो किलोवाट में होती है, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, सीरीज मोटर है, इसको आप किलोवाट में भी निकाल सकते हैं। तो 100 एचपी की सीरीज मोटर और शंट मोटर है, फील्ड कंट्रोल के लिए प्रयोग होने वाले प्रतिरोधक के मान में क्या अंतर होगा? यानी कि फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा अगर हम इन दोनों मोटर का स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो हमें किस किस मान का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा किस मोटर में? तो वो देखिए, सबसे पहले सीरीज मोटर में हम अगर फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो हमें निम्न मान का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। और शंट मोटर में अगर हम फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम से मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं तो हमें उच्च मान का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। कैसा उच्च मान का? सबसे पहली बात देखिए शंट मोटर के लिए। किसके लिए? शंट मोटर के लिए। शंट मोटर में क्या होता है दोस्तों कि शंट मोटर में हम एक इस्तेमाल करते हैं क्या? प्रतिरोध। एक क्या हम लगाते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रियोस्टेट। ये जो प्रतिरोधक है ना, इस प्रतिरोधक की मदद से हम फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम को अंजाम देते हैं। और जो आपकी मोटर है इसकी सामान्य गति से 15 से 30% गति की बढ़ोतरी कर देते हैं। किसकी मदद से? एक प्रतिरोध लगा करके। लेकिन आप कहेंगे कि सर मुझे सामान्य गति से ना, मतलब कि 30% गति से और अधिक स्पीड चाहिए इसी शंट मोटर का फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा। तो हम क्या करेंगे? तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, ये जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको किसके बराबर करना पड़ेगा? ये जो प्रतिरोधक आपने लगाया है ना, ये जो आपकी क्या लगी है? प्रतिरोधक का मान, यानी कि एक्सटर्नल जो आपने प्रतिरोध लगाया है इस शंट फील्ड वाइंडिंग में, उसका मान और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान एक बराबर अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको इस 30% से भी हाई स्पीड, आपको मतलब 30% से भी और अधिक स्पीड प्राप्त होगी शंट मोटर के केस में। लेकिन अब आप देखिए, अगर आप सीरीज मोटर के केस में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। किसके केस में? अब देखेंगे हम सीरीज मोटर के केस में, है ना। सीरीज मोटर में अगर हम फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं तो हमें निम्न मान का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। देखिए, ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है। और इस आर्मेचर वाइंडिंग का ये क्या है? ये ब्रूस है, ठीक है। ये क्या है? ये ब्रूस है। और इसी के सीरीज में इस प्रकार से क्या होगा? इसका फील्ड वाइंडिंग होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। यहां से हमें क्या देना है? सप्लाई देना है इनको। ये देखिए, ये है हमारी सीरीज मोटर, ठीक है। ये आर्मेचर है, यहां पर क्या होगा? बैक ईएमएफ होगी। आप एक बात देखिए, इसका जो यहां ये सीरीज वाइंडिंग है ना, इसी के समांतर क्रम में हम क्या करते हैं? एक प्रतिरोधक लगा देते हैं। एक क्या लगा दिया हमने? ये प्रतिरोधक। और यहां पर एक फिक्स मान का प्रतिरोधक लगा दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फिक्स मान का प्रतिरोधक हो गया। अब कैसे स्पीड कंट्रोल होगा जरा उसके बारे में समझिए। सप्लाई हमारी यहां से आई, यहां चली गई, ठीक है ना। करंट हमारी यहां तक आ गई। यहां पर आने पर इसको 2 ब्रांच मिलता है। एक तो इस फील्ड वाइंडिंग पर जाएगी, ये कौन सी है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? ये जो
प्रतिरोधक लगा हुआ है, ये कैसा है, वेरिएबल प्रतिरोध, और ये है फिक्स प्रतिरोध, है ना, ये कैसा है, फिक्स मान का प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध का मान स्टार्टिंग में हमें हाई रखना पड़ता है ना, क्या रखना पड़ता है, हाई। अब क्या होता है, ये जो करंट है ना, जब तक इसमें उच्च प्रतिरोध का मान है तो इस ब्रांच से करंट का प्रवाह होगा नहीं, करंट केवल यहां से फ्लो होगी। फिर इसके प्रतिरोध के मान को धीरे धीरे हम कम करते हैं तो करंट हमारी यहां से पास होना स्टार्ट हो जाती है। वही करंट, मान लीजिए 4 एम्पियर करंट यहां से पास हो रही थी स्टार्टिंग में, तो यहां पर जैसे ही रेजिस्टेंस का मान हमने कम कर दिया तो यहां पर कुछ मान करंट यहां से फ्लो होने लगा, जिससे सीरीज वाइंडिंग का जो सीरीज वाइंडिंग में जो करंट की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब देखिए यहां पर सीरीज करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीरीज करंट कम हो गई तो सीरीज का फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और सीरीज का फ्लक्स कम होने से क्या हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी। अब ये तो चलिए इस रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता चल गया, लेकिन यहां पर फिक्स मान का प्रतिरोध क्यों लगाया गया है, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि अगर ये वेरिएबल मान का प्रतिरोध है, स्लाइडली इसको आप खिसकाते हैं, बढ़ाते, आगे पीछे करते हैं, मान लीजिए कि कम करते 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 आपने इस मतलब कि तेज से उसके जो स्लाइडली उसको खिसका रहे हैं, इसमें जो एक नोब लगी होती है उसके मान को कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कम करते करते 0 ओम पे ले आए आप, अचानक से 0 ओम पे आ गई, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग सर्किट की तरह काम करने लगेगी, है ना। तो ये जो फिक्स मान का रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, इसको नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही 0 ओम हो जाए लेकिन यहाँ पर फिक्स मान का प्रतिरोध है ना, अभी ये इसको कंट्रोल करेगी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को बढ़ाते हैं और मोटर की स्पीड को घटाते भी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही आंसर होगा कि सीरीज मोटर के लिए निम्न और शंट मोटर के लिए कैसा प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च मान का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही हैं, ना। हर क्वेश्चन का आंसर देखिए इतना इजी लैंग्वेज में आपके नोटबुक तक पहुंच रहा है ना। और आप भी यही चाहते होंगे कि हर क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहां से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भले ही कितना भी क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, कितना भी क्लास देख ले, कितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले ले, लेकिन इन क्वेश्चनों का जो थ्योरी है वो थ्योरी अगर आपको नहीं आता ना, तो फिर ये क्वेश्चन हो सकते हैं दूसरे प्रकार से भी आ जाए एग्जाम में, तो थोड़ा सा टफ लगने लगेगा आपको वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए फुल डिटेल से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, बस पूरे इत्मीनान के साथ और दिल खुश करके इस क्लास को देखिएगा। वह विधि जिसमें डीसी सीरीज मोटर की स्पीड नियंत्रित की जा सकती है, आर्मेचर, फील्ड डाइवर्टर, फील्ड टैपिंग या उपरोक्त सभी। तो आंसर उपरोक्त सभी वाला होगा। अब जो आपका आर्मेचर डाइवर्टर है ना, इसमें क्या, इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बहुत अधिक होती है, और वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने के कारण ही हम आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ठीक, फील्ड डाइवर्टर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए फील्ड डाइवर्टर का प्रयोग किया जाता है अक्सर ट्रेनों में। कहाँ पर, अक्सर ट्रेनों में किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो लोको पायलट होता है ना, जैसे रेलवे में वैकेंसी आती है एएलपी की, तो आप जैसे स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लोको पायलट बनने के लिए, और जब वो लोको पायलट बन जाएंगे ना, जब उनको सवारी गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा, तो वो क्या करेंगे कि इंजन को और हाई स्पीड से भगाने की कोशिश करेंगे, जब उनको मतलब कि जब उनको सिग्नल मिलेगा तो वो फील्ड डाइवर्टर कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं और मोटर को हाई स्पीड से उसको कंट्रोल करते हैं, हाई स्पीड से उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो फील्ड डाइवर्टर कंट्रोलिंग सिस्टम ही होती है। तो ये ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड टैपिंग जो है ये कहाँ पर, ये मिक्सी ग्राइंडर में, इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो आपके मिक्सी ग्राइंडर होते हैं घरों में ना, उसमें हम फील्ड टैपिंग के द्वारा ही उसके स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी मोटर किस स्थिति में सबसे अधिक क्षमता पर कार्य करती है, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का जब आधा हो। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कुछ और भी मैं मसाला ऐड करके लाया हूं, उसको जरूर आप सुनिएगा। बैक ईएमएफ जो है ना मेरे भाई, ये बैक ईएमएफ क्या होता है, ये सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, अगर ये सप्लाई
सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा ना मेरे भाई, तो क्या होगा कि मोटर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करेगी। किस पर? मैक्सिमम दक्षता पर मोटर आपकी क्या करेगी? वर्क करेगी। अब देखिए बैक ईएमएफ क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए कि बैक ईएमएफ एक्चुअल में है क्या चीज। देखिए बैक ईएमएफ का मान ना, ये जो बैक ईएमएफ का मान है ये दोस्तों क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर होती है ना। इसका जो वैल्यू है ना, ये सप्लाई वोल्टेज का 98% ही बैक ईएमएफ जनरेट हो पाती है। 98% ही क्या हो पाती है? बैक ईएमएफ जनरेट हो पाती है। और किसी भी केस में सप्लाई वोल्टेज जो है ना, सप्लाई वोल्टेज का मान कम और बैक ईएमएफ का मान किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी मोटर रुक जाएगी, है ना। मोटर क्या होगी? मोटर तुरंत रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि इसमें जो आर्मेचर करंट है ना, इसमें जो IA का मान है वो 0 एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 एम्पियर। इसीलिए किसी भी केस में बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए बैक ईएमएफ का जो सूत्र होता है मोटर में वो क्या होता है? V माइनस IA इंटू RA, IA इंटू RA। अब ये जो IA और RA है, ये आर्मेचर में वाइंडिंग की गई है, उस वाइंडिंग में जो करंट चल रही है वो, और उस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ना, वही है हमारी IA RA। इसीलिए हम DC मोटर का, चाहे कोई सा भी मोटर हो, शंट, कंपाउंड, सीरीज कोई सा भी हो, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और निम्न रेजिस्टेंस वाले तार से करते हैं, ताकि यहां पर बैक ईएमएफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नजर ना आए। ठीक ना, बैक ईएमएफ में कोई ज्यादा मतलब कि यहां पर आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, आर्मेचर में कौन सी वोल्टेज जनरेट होती है? ये बैक ईएमएफ ही जनरेट होती है, तो बैक ईएमएफ ज्यादा ड्रॉप ना होने पाए, इसलिए हमेशा आर्मेचर तार मोटे तार से किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार से किया जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको हम नगण्य मानते हैं 0, तब तो देखिए ये जो आपकी बैक ईएमएफ है ये लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, है ना। लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, और लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है मेरे भाई, इसीलिए तो ये 98% इसकी वैल्यू होती है। इसीलिए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 98%। ठीक है ना। चलिए ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, सच बता रहा हूं, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को ना पूरा देखेंगे ना, उतने ही फायदे में रहेंगे, सच बता रहा हूं। आप बस एक बार अपने इस पूरे 24 घंटे का जो भी ये 25-30 मिनट का क्लास है, इस क्लास को देख लीजिए। आप खुद आप खुद फील कर पाएंगे, आप ऐसा महसूस कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे कि ये जो क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए, जो प्रैक्टिस सेट वाली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना, ये वाकई में कितना अच्छा है। ठीक है ना। चलिए डीसी मशीनों में फ्लक्स लिंकेज गुणांक का मान कितना होता है? बड़ा आसान सा एक डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा। 1.1 से लेकर के 1.25 इसका क्या होता है? फ्लक्स लीकेज गुणांक। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान कैसा होता है? तो इसमें अति निम्न होता है। अब दोस्तों अब इसका और डिटेल सुनिए। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान क्या होता है? बहुत कम होता है ना। RA का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आप सोचते होंगे कि सर यदि RA का मान हम अधिक रख देते ना तो क्या होता कि हमें स्टार्टर लगाने की आवश्यकता ना पड़ती, है ना। हमें क्या ना पड़ती? स्टार्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को कि मोटर हो, जैसे कि मोटर है, उसमें हम क्या देते हैं? इनपुट के रूप में सप्लाई देते हैं ना। इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं? वहां पर सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है। तो इसमें जनरेट क्या होता है? जनरेट होता है, देखिए बैक ईएमएफ, है ना। बैक ईएमएफ हम चाहते हैं ना कि ये बैक ईएमएफ क्या हो? मैक्सिमम जनरेट हो, और मैक्सिमम जनरेट तभी होगा जब आपका आर्मेचर वाइंडिंग में ये प्रतिरोध का मान निम्न होगा। अगर प्रतिरोध अधिक है तो बैक ईएमएफ बहुत कम होगा। यानी कि मान लीजिए कि 100 वोल्ट अगर ये जनरेट भी हो गया ना, तो इसको ये तुरंत ड्रॉप करा भी, तुरंत मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रॉप भी करा देगी। तो क्या मतलब हुआ जनरेट होने का? इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखा जाता है। हम स्टार्टर लगा लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा इसका रेजिस्टेंस का मान हमेशा अति निम्न रखा जाता है ना। कैसा रखते हैं हम? बहुत कम रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि डीसी मशीन में एमएमएफ वेव फॉर्म का आकार कोर के सैचुरेट हो जाने के बाद कैसा होता है? तो ये त्रिकोणमिति होता है। कैसा होता है? त्रिकोणमिति। एमएमएफ का देखिए, एमएमएफ का कैसा होता है? त्रिकोणमिति, है ना।
त्रिकोणीय समझिए। और ईएमएफ के बारे में पूछे, है ना, ईएमएफ के बारे में पूछे तो ये साइनोसॉइडल, ये कैसा होता है, साइनोसॉइडल, है ना। तो ये इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। एमएमएफ के बारे में पूछा है तो एमएमएफ का कैसा है, त्रिकोणमिति, और ईएमएफ का कैसा है, साइनोसॉइडल। ये क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएल के ही हैं, और बार्क से भी कुछ क्वेश्चंस उठाया गया है, और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं जो खुद से क्रिएट किए गए हैं, जिसके आने की 100% संभावना है। हाँ, अगला, डीसी मोटर के आर्मेचर पत्तियों की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो ये एक अच्छा सवाल है, इसमें मैं कुछ आपको और बताने की कोशिश करूंगा। 0.35 से लेकर के 5 mm तक इसमें क्या होता है, आर्मेचर पत्तियों की मोटाई होती है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि आर्मेचर को अगर हम लेमिनेट ना करें ना तो होगा क्या, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहां पर देखिए एक हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, ये क्या है, एक है हमारे पास सॉलिड आर्मेचर, है ना। ये कैसा आर्मेचर है, सॉलिड आर्मेचर, यानी कि एक ठोस आर्मेचर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग लगाने के लिए स्लॉट कर देते हैं, स्लॉटिंग डाल देते हैं, स्लॉट बना देते हैं, उसमें वाइंडिंग डाल देते हैं और वाइंडिंग को सप्लाई दे देते हैं। उस वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके वजह से उसमें करंट सर्कुलेट होने लगेगा। ये जो करंट इसमें सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि इसमें वाइंडिंग है तो इसमें करंट कैसा सर्कुलेट होगा, इस प्रकार से इसमें करंट सर्कुलेट होगी, है ना। ये देखिए ये करंट का सर्कुलेशन होने लगा। ये जो करंट सर्कुलेट हो रहा है ना, ये करंट सर्कुलेट जो हो रहा है, ये करंट बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रही है, इस बॉडी में जो हमने वाइंडिंग लगाया उस वाइंडिंग में सर्कुलेट हो रही है। तो उसी सर्कुलेशन के बीच में सॉलिड मटेरियल से बना आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस आर्मेचर में भी इस सर्कुलेटिंग करंट का प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा, यानी कि निम्न मात्रा में इसमें भी सर्कुलेटिंग करंट चलेगी। इसी सर्कुलेटिंग करंट से, याद रखिएगा, इसी सर्कुलेटिंग करंट से इसमें क्या क्रिएट होगा, इसमें एडी करंट क्रिएट हो जाएगी। क्या होगी, एडी करंट इसमें उत्पन्न हो जाएगा। और ये एडी करंट क्या करता है, ये तापमान उत्पन्न करता है। क्या करेगा, ये तापमान उत्पन्न करेगा। अब इस तापमान को बाहर निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस तापमान से ये पूरे सॉलिड मटेरियल वाली आर्मेचर हीट हो जाएगी, और इस हीट को ना बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता जब नहीं है तो ये क्या करेगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। आपको बहुत अच्छी से पता होगा मेरे भाई कि जो मैग्नेट होता है वो तापमान से प्रभावित हो जाता है, मैग्नेटिक गुण। इसीलिए हमने क्या किया कि इस तापमान को बाहर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि इसमें पत्तियों का रूप दे दिया, इसको, इस आर्मेचर को पतले पतले पत्तियों का रूप दे दिया। उसी पत्ती का आकार आपसे पूछा गया है, 0.35 से लेकर 0.5 mm होता है। अब इसमें सिलिकॉन का मात्रा कितना मिलाया जाता है, ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। इसमें जो सिलिकॉन है ये मिलाई जाती है 3.8 से लेकर 3.6, है ना, 3.6 से लेकर के 4.8% इसमें क्या होती है, सिलिकॉन होती है। इतना क्या होता है इसमें, सिलिकॉन। और कार्बन की मात्रा भी इसमें होती है ना। तो कार्बन कितना होता है, 0.1% कार्बन होती है। बाकी इसमें क्या होता है, आयरन। बाकी इसमें होता है लोहा, है ना, बाकी इसमें क्या होता है, लोहा। तो इन सभी को मिला करके हम सिलिकॉन स्टील बनाते हैं। सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन मिलाते हैं 3.6 से 4.8% सिलिकॉन, 0.1% कार्बन, बाकी सब लोहा होता है, जिसको हमने नाम दे दिया सिलिकॉन स्टील। अब इसको जब हम पत्तियों का रूप दे देते हैं तो जो हीट यहां पर जनरेट हुआ है ना, ये हीट आसानी से इस आर्मेचर से बाहर निकल जाती है और फिर इस इस कॉइल को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती है ना। तो एक्चुअल में हमने किस लिए मतलब कि इस प्रकार का आर्मेचर प्रयोग किया, ताकि हम हीट से निजात पा सके, एडी करंट से निजात पा सके और कोर लॉस को कम कर सके, है ना। इसलिए डीसी मोटर के फील्ड पोर पर किस मात्रा में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, यह देखिए होता है आपका 2 से 3%, है ना। ये कितना होता है, 2 से 3% होता है इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि 2 से 3% इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना। अगला शायद इतना ही है, शायद इतना ही क्वेश्चन है। चलिए
है ना। टोटल क्वेश्चंस इतने ही हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। निमी टेक्निकल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, एक कॉमेंट प्यारा सा जरूर भेजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, और जो हमारा यूट्यूब पर ये प्यारा सा एक परिवार है, इस परिवार का मेंबर बनिएगा, इस परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है। चलिए, ये क्लास हमारी यहीं पर है, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल जो दूसरी क्लास यानी कि चौथी डीसी मोटर की क्लास हम लेकर के आएंगे, उसके लिए कुछ तैयारियां करनी है, कंटेंट इकट्ठा करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है आपके प्रति, थोड़ा मेहनत करूंगा मैं आपके लिए, ताकि चौथी क्लास भी लेकर आप सभी के बीच आ सकूं, है ना। तो अब रेगुलर बेसिस पे हर दिन सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। आप एएलपी के लिए उसको तैयारी कीजिए, या फिर आप बार के लिए तैयारी कीजिए, या फिर यूपीपीसीएल के लिए इस्तेमाल करिए, कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इस जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला क्लास मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको आप यूज में ले सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें नए नए क्वेश्चंस होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट होगा, और नए नए मसाला होगा, है ना, सारी चीज़ें होंगी, और आप सभी दोस्तों का साथ होगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।